तो दोस्तों अर्नब गोस्वामी केस में किस प्रकार से कल उनका अरेस्ट हुआ और किस प्रकार से पूरा केस जा रहा है, इसके बारे में हमने कल बात की थी। लेकिन आज दिखाएंगे कि किस प्रकार से अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट को और उनके केस को जोड़ने की कोशिश की जा रही है उमर खालिद और शारजिल इमाम जैसे लोगों से, और उनके लिए सिंपैथी वेव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। साथ में दिखाएंगे कि ये कंपैरिजन कितना गलत है और इन अर्बन नक्सल्स का ये प्लान कितना डेंजरस है। दिमाग की नसों में सनसनी पैदा करने वाली इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों कल अर्नब गोस्वामी के घर में घुसकर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और आज उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है कोर्ट के द्वारा। लेकिन इसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं और आपको ये देखना है वीडियो, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। लेकिन इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो एक अति खतरनाक खेल को एक्सपोज करने का है। तो चलिए कंबल में धूप लगाते हैं। तो कल जैसे ही अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया, उनके लिए सपोर्ट की बारिश शुरू हो गई पूरे देश के अंदर से, और उनमें बीजेपी के बहुत सारे नेता भी थे। स्मृति ईरानी भी थी उनमें से, जिन्होंने इस प्रकार की एक स्टेटमेंट दी अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में। लेकिन इस सपोर्ट के चक्कर में उन्हें एक महिला पत्रकार से उलझना पड़ गया। वो महिला पत्रकार इनको ही फासिस्ट कहने लगी, लेकिन स्मृति ईरानी ने उन्हें अच्छा जवाब पकड़ा दिया, अच्छी पैकिंग के साथ। लेकिन अब आप सोचेंगे कि भाई इतना बड़ा कांड हो गया और उसके बावजूद भी उद्धव जी को ये लोग फासिस्ट नहीं कह रहे, तो ये गेम जो है ना उससे काफी आगे जाके खेला जा रहा था। सागरिका घोष की स्टेटमेंट आती है कि अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट पर बहुत हफिंग पफिंग हो रही है, लेकिन ये जो आवाज है ना उससे भी ज्यादा जोर से उठनी चाहिए उन छात्र नेताओं के लिए जिनको एंटी टेरर लॉज में गिरफ्तार कर लिया गया है, या सुधा भारद्वाज के लिए, या फिर स्टैन स्वामी के लिए, या फिर ऐसे अन्य एक्टिविस्ट के लिए। लेकिन छात्र नेताओं की बात हो रही है, शारजिल इमाम, उमर खालिद एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जरा आगे भी देख लीजिए। अब आगे नाम आया आसिफ सुल्तान का। योगेंद्र यादव जी ने इन्हें समर्थन दे दिया। फिर योगेंद्र यादव जी खुले तौर पर मैदान में आ गए और आर्टिकल्स लिखे जाने लगे इस मैटर के ऊपर। आर्टिकल्स खोलकर देखो तो इनके अंदर भी सुधा भारद्वाज जैसों का नाम मिलता है। और ये दो तीन तो मैंने आपको सिर्फ नाम बताए हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर दर्जनों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग थे जो इन लोगों के लिए सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे, इनको बचाने की बातें कर रहे थे अर्नब केस के साथ जोड़कर। लेकिन अब देखते हैं कि जो गेम है ना ये कितना ज्यादा डेंजरस है। अर्नब गोस्वामी का जो केस है उसको 2018 में ही क्लोज कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा और पुलिस के द्वारा, क्योंकि उन्हें कुछ फ्रूटफुल मिला नहीं था। लेकिन इस केस को रीओपन करा गया है, सुसाइड नोट है बोला ये जा रहा है, और इस केस को रीओपन कर दिया गया है। महाराष्ट्र की पुलिस मान रही है कि उन्होंने पहले ढंग से काम नहीं किया था, वो ढंग से काम करेंगे और इस केस में कुछ निकाल कर दिखाएंगे। तो चलिए अच्छी बात है, निकाल कर दिखाइए। लेकिन अभी तक का सच यही है कि कोर्ट ने ये माना था पहले कि इस केस में कुछ नहीं। लेकिन अब उन केसेस की बात कर लेते हैं जिनको कंपेयर किया जा रहा है अर्नब गोस्वामी के केस के साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं सुधा भारद्वाज के केस के साथ। तो अगस्त 2018 में महाराष्ट्र पुलिस को एक लेटर मिलता है रोना विल्सन का, जो लिखा गया था कॉमरेड प्रकाश को, जिसमें लिखा था कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें 8 करोड़ रुपए यानी 8 करोड़ रुपीस की डिटेल्स मिल गई होंगी जिनकी जरूरत है ग्रेनेड लॉन्चर्स की वार्षिक खेप के लिए। कॉमरेड किशन और बाकी सीनियर लीडर्स ने मोदी राज को राजीव गांधी कांड की तरह खत्म करने के लिए स्टेप्स तैयार कर लिए हैं। यानी राजीव गांधी साहब के साथ तो बम ब्लास्ट में उनकी हत्या कर दी गई थी, तो इसी प्रकार का एक प्रयास करने की कोशिश की जा रही थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी इस लेटर के अकॉर्डिंग। आगे इस लेटर में लिखा होता है कि नरेंद्र मोदी का बार बार लगातार इलेक्शन जीतना किस प्रकार से हमारी जो मूवमेंट है उसके लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। और इसी प्रकार के ढेरों लेटर पुलिस को मिलते हैं और इसी बेसिस पर अरेस्ट किया जाता है सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा और अरुण फरियारिया जैसे लोगों को। सुधा भारद्वाज का खुद का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि किस प्रकार से वो इंटरनेशनल सपोर्ट गैदर कर रही है, कैसे वो एक कश्मीरी सेपरेटिस्ट से टच में है, और पैसा अरेंज करने के लिए भी कहा होता है क्योंकि जेएनयू के छात्रों को इंटीरियर्स में भेजना है। अब जैसे ये सारे अरेस्ट होते हैं उसके बाद डिसेंट पर प्रहार हो रहा है, ऐसे जो प्राइम टाइम्स हैं वो टीवी पर आने लग जाते हैं। और ये आप स्क्रीन पर जो स्टेटमेंट्स देख रहे हैं ना इन लोगों की, ये वही लोग हैं जो आज की डेट में अर्नब गोस्वामी के हलक में डंडा करने को तैयार बैठे हैं। और यही लोग थे उस समय भारत को ऑलमोस्ट जर्मनी बता चुके थे 1938 का। लेकिन कोर्ट पता है क्या कहती है? कोर्ट कहती है कि जो अरेस्ट हैं वो डिसेंट के कारण नहीं किए गए हैं, आपके खिलाफ कुछ मिला है तो उसके कारण ये अरेस्ट हुए हैं। और दूसरी तरफ इन लोगों को हाउस अरेस्ट करने का हुक्म दे देती है। और उसके बाद ना कुछ ईमेल एक्सचेंजेस मिलते हैं गणपति के साथ। गणपति कौन है? तो एक माओइस्ट लीडर है जो कि फ्यूजिटिव है, भगोड़ा है, और उसके ऊपर 3.5 करोड़ रुपए का
इनाम रखा हुआ है भारत। इसी साल अक्टूबर में पूरा केस और एविडेंसेस देखते हुए इन लोगों की बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। 14 जनवरी 2019 को फिर सुप्रीम कोर्ट बेल इनकी रिजेक्ट कर देती है। 15 अक्टूबर 19 को फिर इनकी बेल रिजेक्ट कर दी जाती है और 24 सितंबर 2020 को फिर इन लोगों की बेल रिजेक्ट कर दी जाती है। पीएम की हत्या का प्लॉट और भीमा कोरेगांव हिंसा के अंदर इन लोगों का जो नाम था वो आया हुआ था, तो ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं थी। अब जरा आप इन दोनों का कंपैरिजन देखिए, कहां पर अर्नब गोस्वामी का क्लोज्ड केस बाय द कोर्ट और कहां पर कोर्ट के द्वारा इन लोगों को इतने सारे बेल रिजेक्शंस और आरोप कैसे, पीएम की हत्या की कोशिश और दंगे भड़काना। लेकिन ये इकलौता ऐसा केस नहीं है। अब जरा उमर खालिद का भी केस देख लेते हैं, उसके ऊपर क्या आरोप है। तो जी इस खालिद को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली दंगों के केस में। क्या ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया? जी नहीं, पुलिस को विटनेस मिलता है जो बताता है कि उमर खालिद जो है वो दंगे शुरू होने से 2 हफ्ते पहले एक प्राइवेट मीटिंग में उसने कहा था कि हमें खून बहाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, चक्का जाम ही आखिरी रास्ता है, हमें सरकार को घुटने टेकने पर लाना ही पड़ेगा, संघियों की सरकार ऐसे नहीं मानेगी। और ये जो मीटिंग है ना, ये दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हुई थी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही विटनेस है? जी नहीं, ताहिर हुसैन का नाम आप जानते होंगे। ताहिर हुसैन का खुद का कन्फेशन है कि उसने दिल्ली दंगे जो किए थे ना, वो हिंदू समुदाय को सबक सिखाने के लिए किए थे। और जो ताहिर हुसैन है ना, उसको मिलवाया था उमर खालिद के साथ खालिद सैफी ने, जो कि उमर खालिद का खासम खास है। कहां पर मिलवाया था? ये मीटिंग कहां पर हुई थी? तो पीएफआई के ऑफिस में हुई थी, शाहीन बाग के अंदर। तो वहां पर मिलकर क्या गोलगप्पे की रेसिपी डिस्कस की थी? जी नहीं। ताहिर हुसैन के कन्फेशन के अनुसार उमर खालिद ने उससे कहा था कि वो इस केस के लिए मरने के लिए भी तैयार है और दानिश नाम का एक पीएफआई का बंदा है जो पैसे का इंतजाम करेगा। सैफी का काम था लोग जुटाना, ताहिर का काम था असला इकट्ठा करना। और ताहिर ने कन्फेस किया है कि उमर खालिद ने उसे एसिड इकट्ठा करने को भी कहा था। और ऐसे ना कई कन्फेशन है, अगर आपको सारे सुनने हैं ना तो एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आराम से देखिए। अब जिस बंदे के ऊपर दिल्ली के दंगों की पटकथा लिखने का आरोप है और जिसके खिलाफ कई गवाह तैयार है, उस बंदे का कंपैरिजन आप कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी के केस के साथ जिसे कोर्ट ने क्लोज किया था। लेकिन चलिए एक और केस देख लेते हैं, आसिफ सुल्तान का। ये भाई साहब कौन है? तो इनके ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने आतंकवादियों को प्रक्षय दिया, आतंकवादियों को अपने वहां पर सेफ करके रखा। और वो आतंकवादी पता है कौन थे? 12 अगस्त 2018 को बारामूला में एक भारत का जो जवान था वो उनकी वजह से वीरगति को प्राप्त हो गया उन आतंकवादियों की वजह से, और 4 जो थे वो इंजर्ड हो गए। पुलिस कह रही है इनके खिलाफ पक्का सबूत है उनके पास। अब इनके साथ कंपेयर करिए अर्नब गोस्वामी का केस, जिसको कोर्ट ने कभी खुद ही क्लोज कर दिया था, और दूसरी तरफ इस केस के साथ कंपेयर किया जा रहा है उन केसेस को जो भारत को तोड़ने की कोशिश में थे, या नक्सली थे, या आतंकी थे, या फिर भारत के अंदर दंगे करवाने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों के लिए सिंपैथी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, मणिपुर के जर्नलिस्ट किशोर चंद्र का जिक्र शायद ही किसी ने किया हो, जिसको बीजेपी की मणिपुर की गवर्नमेंट ने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवा दिया था क्योंकि उन्होंने बीजेपी की वहां की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था। और बीजेपी भी इस पूरे केस के अंदर शिवसेना के ऊपर उंगली नहीं उठा रही है, कांग्रेस को घेर रही है। संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और वो सीधा सीधा मां बेटे के ऊपर हमला करके चले जाते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के कई और नेता भी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही घेर रहे हैं, जबकि इस केस में उद्धव को घेरना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन उन्हें पता है कि उद्धव ना कभी भी वापस आ सकता है, तब तो उनके साथ सरकार बनानी पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी का रिएक्शन क्या होगा वो उस समय बताएगा। लेकिन ये जो स्टोरी थी आज की, इसके अंदर सिर्फ इतना बताने का प्रयास था कि किस प्रकार से समाज के जिन लोगों को बहुत से भारत के लोग बुद्धिजीवी कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं या फिर उनके लिए सिंपैथी जनरेट करने का प्रयास करते हैं जिनका काम शायद भारत को तोड़ने का है, चाहे वो आतंकी के रूप में हो, चाहे वो नक्सली के रूप में हो, या फिर एक सिंपल जर्नलिस्ट के रूप में हो। आप इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप patreon.com के थ्रू या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमारे मर्चेंडाइज ले सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से, AKTK के ऑफिशियल मर्चेंडाइज, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।